नमस्कार दोस्तों। एक सेक्टोरल रिव्यू कर लेते हैं आज। दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है वंस व्हेन वी स्टार्ट विद दिस रिव्यू, राइट, और बिफोर स्टार्टिंग विद दिस रिव्यू। एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैटेगराइज कंपनीज इनटू लोकल प्लेस और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस। ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स का, कंपनीज का। इसको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सोचते रहना कि जिस किसी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ या कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को केटर कर रही है या फिर एक्सपोर्ट या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को केटर कर रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बट 60-70% एक तरह से एक्सपोर्ट कर रही है और उसमें से 30-35% एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस को, राइट। तो अगर ये 25% 50% टैरिफ्स लग जाते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसे कंपनीज के ऊपर, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हिट हो जाएगी, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ कॉस्ट पे आ जाएगा एंड ईपीएस ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे कंपनीज की बहुत हिट हो सकती है। तो दैट्स वाई डोमेस्टिक कौन सा है, ग्लोबल कौन सा है, उसका एक कॉन्शियसनेस रहना, एटलीस्ट इन द कंपनीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज़ है कि जो ईपीएस ग्रोथ है, जिन किसी कंपनीज के अभी तक आए हैं रिजल्ट्स, वो करीबन वेटेड एवरेज अगर देखें तो 5 to 7% का एक तरह से वेटेड एवरेज है ईपीएस ग्रोथ का, स्पेशली टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज की अगर हम बात करें, या मेगा कैप्स या लार्ज कैप्स या मिड कैप्स की भी बात करें तो, राइट। इसके वजह से बहुत सारे कंपनीज और सेक्टर्स जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव लगेंगे। तो ईपीएस ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है, बट पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ये भी होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड है और प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ किस में आ सकता है। एक सेक्टोरल अप ट्रेंड कहाँ दिख रहा है कि ईपीएस ग्रोथ आ जाए, और फिर एक तरह से कंपनी को छांट कर देखे कि पी उसका सही है, गलत है, कम है, ज़्यादा है, वो एक तरह से आइडिया मिले, राइट। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 2020 से 2024 तक इन्वेस्टिंग बहुत टॉप डाउन अप्रोच था कि ये थीम सही लग रहा है, ईवी का थीम सही लग रहा है तो बैटरी वाले कंपनीज में पैसे डाल देते हैं। डिफेंस का थीम सही लग रहा है तो कोई भी डिफेंस की कंपनी ले लो, उसमें पैसे डाल दो, पैसे बन जाएंगे, राइट। ईपीसी का थीम सही लग रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स 11 लाख करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ का एक तरह से हो रहा है, तो कोई भी ईपीसी कंपनी उठा लो, उसमें पैसे डाल दो, पैसे बन जाएंगे। बट आई थिंक पिछले 6 से 8 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो एक टॉप डाउन अप्रोच के साथ एक बॉटम अप अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस ऐसे हो सकती है कि यू गेट द थीम राइट, यू कुड गेट द सेक्टर राइट, बट इफ यू गेट द कंपनी रॉन्ग देन यू वोंट बी एबल टू मेक दैट मच मनी, राइट। तो ये कुछ एक 2 से 3 चीज़ें ध्यान में रखना व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो, व्हेन यू गो थ्रू दिस रिव्यू, राइट। सो वील स्टार्ट विद द सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर जो है ईएमएस है, राइट। तो इसमें मुझे दो कंपनीज काफ़ी सॉलिड लगते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को दो कंपनीज बहुत सॉलिड लगते हैं इस सेक्टर में। एक तो डिक्सन है और केन्स है। डिक्सन ने तो अपने रेवेन्यूज को डबल करने की बात की और केन्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, राइट। जब ये 50% की टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तो अगर आप देखोगे ये दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस गिरे नहीं, राइट। एक तो ये रीज़न है कि ये कंपनीज अछूते हैं उससे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स नहीं लग रहे, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ नहीं लग रहे, तो फिर चाहे वो 10% हो, 25% हो, 50% हो, टैरिफ्स नहीं लगेंगे इस पे, राइट। दूसरा, ये कंपनी का जो ग्रोथ है या फिर ऑर्डर बुक्स है इतने स्ट्रांग है कि भले वो 50% टैरिफ का एक नेगेटिव अनाउंसमेंट क्यों ना हुआ जो इसको शायद इम्पैक्ट भी नहीं कर रहा हो, बट ये कंपनी के स्टॉक प्राइसेस टूटे नहीं, राइट। तो ये कंपनी के ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है। बहुत मुश्किल होगा कि इन कंपनीज के प्राइसेस टूटे, बट अगर कहीं ना कहीं टूटते हैं देन यू नो दिस इज अ बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ सेक्टर एंड दीज टू कंपनीज, राइट। अगर आप इनके स्टॉक चार्ट्स देखोगे अभी या फिर स्टॉक्स के मतलब शेयर का चार्ट्स देखोगे इनके, तो बहुत सारा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये कंपनीज थोड़े एक्सपेंसिव है, तो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। इफ यू लुक एट द चार्ट्स ऑफ दीज बोथ दीज कंपनीज, राइट, तो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। टूटना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर टूटे तो ये कंपनीज के जो ऑर्डर बुक्स इतने स्ट्रांग है कि इनके रेवेन्यूज और जो पैट ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, वो भी स्ट्रांग रहेगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, राइट, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, राइट। इस कंज्यूमर स्टेपल्स, मुझे लगता है कि कंज्यूमर स्टेपल्स में जो रिजल्ट्स आए हैं टॉप कंपनीज के, आईटीसी, ब्रिटानिया, एचयूएल, मेरिको, इनमें तीन चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो इनका जो भी वॉल्यूम ग्रोथ या फिर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है, डबल डिजिट का एक तरह से वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ है। दूसरा जो है पैट ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर है। पैट ग्रोथ कमज़ोर इसलिए क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल प्राइस है, वो कहीं ना कहीं
प्रेशर ला रहा है पैट के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और तीसरा चीज़ जो है, ये कंपनीज के जो भी ग्रोथ आया है वो रूरल से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन, राइट। तो ये कंपनीज मैं कहूँगा एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी सही है। कुछ ऐसे भौकाल रिटर्न्स नहीं बन सकते इन कंपनीज में, बट कुछ रिटर्न्स तो बन सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज विच आर इन अ सीरियस डाउन ट्रेंड। तो एक पोजिशनल ट्रेड 8 to 10 months ट्रेडर्स जो है वो एक तरह से मुझे लगता है कि वन कुड लुक एट दीज कंपनीज। तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मैरिको का अगर आप देखोगे, वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ बीन द बेस्ट इन द लास्ट 17 क्वार्टर्स। तो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, रेवेन्यू ग्रोथ आया है, पैट ग्रोथ नहीं आया है। बट इनपुट प्राइसेस जैसे थोड़ा रैशनलाइज हो गए तो पैट ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगा 2 क्वार्टर में। बट आई डोंट सी देम एज लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है ठीक लगता है ये, राइट। The third segment is construction equipment. I think this sector is in serious uptrend. इसमें से बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो हमने एनालाइज किए हैं। एलिकॉन फॉर एग्जांपल एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका बहुत अच्छा है। एजैक्स भी एक, जितना मुझे याद है, एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका बहुत अच्छा है। बीईएमएल के पास बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक है, थोड़ा स्टॉक एक्सपेंसिव भी है बट बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक है उसकी। 3.5x का एक तरह से फ्यूचर ऑर्डर बुक है। आई मीन ऑर्डर बुक एज कम्पेयर टू FY25 सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बीईएमएल का। और एस एक काफ़ी सही कंपनी है। आई थिंक इट्स अ स्लीपिंग जायंट, फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज मूवमेंट दे रही है। बट जब ये जायंट उठकर दौड़ना शुरू करेगा तो काफ़ी तेज दौड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर को एक माइक्रो सेक्टर है, जैसे ईएमएस एक माइक्रो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक माइक्रो सेक्टर है। कोई ऐसा बड़ा सेक्टर नहीं है एक तरह से, जैसे बैंक्स या सीमेंट्स है, राइट। सीमेंट की बात करें तो आई थिंक लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैज हैपेंड इन सीमेंट इन द लास्ट 18 to 24 months। बहुत सारे बड़े कंपनीज ने छोटे कंपनीज को अक्वायर किया है। एंड वेन एवर कंसोलिडेशन हैपन्स इन एनी सेक्टर, प्राइसिंग पावर आता है। तो अगर सीमेंट के रिजल्ट्स देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में है बट पैट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में है, राइट। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड प्ले या फिर जो भी कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइसिंग पावर आया है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड सीमेंट बहुत हद तक थोड़ा डिस्काउंटेड है जो भी सीमेंट के स्टॉक्स है, but you could look at Ultratech and other companies, and one could see a lot of uptrend in this sector for the next couple of years for sure, right? The next sector we take is metal products. इस पे हमने बहुत सारा analysis किया है because 53% of the capex that has happened in the last quarter or Q1 of FY26 वो manufacturing में हुआ है। और manufacturing में 35% of the capex has gone to metal products। और इसके दो कारण हैं। एक तो बहुत धीमे से, बहुत ग्रेजुअली प्राइवेट केपेक्स बढ़ रहा है, और दूसरा जो ये गवर्नमेंट का लोकलाइजेशन ड्राइव है। बहुत सारे जो ईवी कंपनीज को, एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर कंपनीज को कहा गया है कि आपके प्रोडक्ट में 15 कंपोनेंट्स, 25 कंपोनेंट्स, 30 कंपोनेंट्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। आप चाइना से नहीं लेके आ सकते हो, कहीं और से सप्लाई चेन नहीं लेके आ सकते हो, आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ये कंपनीज के ऊपर एक कंपल्शन ही कहूँगा मैं, बट अच्छा कंपल्शन है ये, जिसकी वजह से आपको मेटल प्रोडक्ट्स में एक सिक्लिकल अप ट्रेंड दिख रहा है। तो मेटल प्रोडक्ट्स एक सिक्लिकल सेक्टर और आपको एक सिक्लिकल अप ट्रेंड दिख रहा है। तो श्याम मेटालिक्स, एपीएल, अपोलो, स्टील कास्ट, नेल कास्ट, सिनर्जी ग्रीन, इसमें आपको कहीं ना कहीं केपेक्स दिखेगा, ऑर्डर बुक्स दिखेंगे, क्योंकि ये सेक्टर जो है, अगेन ये एक माइक्रो सेक्टर है, कोई बड़ा सेक्टर नहीं है, इसमें आपको एक सिक्लिकल अप ट्रेंड दिखेगा, राइट। फार्मा का जो गेम है वो एक कॉन्ट्रेरियन गेम हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो फार्मा जो 10% के टैरिफ के परव्यू में भी नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता 25% या 50% के टैरिफ के परव्यू में आएगा, राइट। दूसरी चीज़ जो है, फार्मा के जो वेंडर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है, औरोबिंदो, सन, इनके पास इतना वैल्यू चेन में ये लोग इतना पैसा नहीं कमाते जितना यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स कमाते हैं। तो अगर लेट्स से फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ लग भी जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वो कॉस्ट बेयर करेंगे, इंडियन कंपनीज वो कॉस्ट बेयर नहीं करेंगे, राइट। भले जो एक 50% का टैरिफ जब आया वो न्यूज़ एकदम ख़राब थी, जिसकी वजह से सन, औरोबिंदो के स्टॉक प्राइसेस गिर गए, रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब थे इनके, डी ग्रोथ है करीब 15% 20% का। बट मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर फार्मास्यूटिकल्स कुड बी अ कॉन्ट्रेरियन प्ले। तो ये उनके लिए है जिनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, वन कुड लुक एट दिस सेक्टर, राइट। बैंक्स एक टर्न अराउंड सेक्टर है मैं कहूँगा, क्योंकि जैसा निम प्रेशर कम होगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, राइट, इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो निम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जो लेंडिंग रेट है वो पहले घट जाते हैं और डिपॉजिट रेट्स जो है वो बाद में घटते हैं, राइट। उल्टा है, जो डिपॉजिट रेट्स पहले घट जाते हैं और फिर लेंडिंग रेट्स जो है वो बाद में घटते हैं। तो जैसे लेंडिंग रेट्स एक तरह से घटेंगे
तो निम जो है वो थोड़ा रिलैक्स होएगा, उसके ऊपर जो कंप्रेशन आया है, प्रेशर आया है, वो थोड़ा रिलैक्स होगा, और अगले 2 से 3 क्वार्टर में एक तरह से जो बैंक्स है वो एक तरह से टर्न अराउंड करेंगे। तो आईसीआईसीआई का तो रिजल्ट काफ़ी सही था, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। एचडीएफसी भी 12% का पैट ग्रोथ दिया है। बट अगर आप बाकी बैंक्स देखोगे उनका रिजल्ट काफ़ी खराब था, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ये एक तरह से टर्न अराउंड हो जाएगा। प्राइस टू बुक अगर बैंक्स का देखोगे तो 2.5 तक है, मुझे लगता है कि वैल्यू बाय भी हो सकते हैं बहुत सारे बैंक्स, राइट। देन वी कम टू पावर एंसिलरीज। पावर सेक्टर एक सेक्टोरल अपट्रेंड में है। पावर जनरेशन, चाहे फिर वो टी&डी कंपनीज और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, एंड यूजर्स जो भी पावर के है, जो भी कंपनीज के हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। पावर एंसिलरीज में हमने 2 कंपनीज एनालाइज किए थे, ट्रांसरेल एंड क्वालिटी पावर। दोनों कंपनीज के पास बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक्स है, राइट। स्टॉक प्राइस भी एक सीरियस अप ट्रेंड में है, और आई थिंक ये अगले 3-4 साल, 3-4 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 से 3 साल तक ये कंपनीज पूरा प्ले आउट करेंगे। तो एक बाय ऑन डिप्स का एक तरह से स्ट्रैटेजी हो सकता है पावर एंसिलरीज में। ऑर्डर बुक्स काफ़ी तगड़े हैं, डोमेस्टिक प्ले है, कुछ इंटरनेशनल या कुछ ग्लोबल या कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, राइट। पावर एंसिलरीज 2 में मुझे ये जो थ्रिल और वोल्टैम जैसे ट्रांसफॉर्मर कंपनीज दिखे, मुझे थोड़ा ये एक्सपेंसिव लगे, एंड आई थिंक ये लोग पीक आउट हो चुके हैं, राइट। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, दीज आर लीडर्स ऑफ द प्रीवियस बुल रन, तो आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम ऑटो एंसिलरी कंपनीज, राइट। रिसाइकलिंग मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। एनविरो जैसा वाटर ट्रीटमेंट, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट है, पॉन्डी जो है केमिकल्स को एक तरह से ट्रीट करती है, लीड बैटरीज को ट्रीट करती है। मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थीम। There are other companies like Gravita, Ganesha Ecosphere, which one could analyze, and this sector is a futuristic sector catering to a domestic economy, and I think इसमें मुझे काफी ज्यादा एक फ्यूचर ग्रोथ दिखता है, राइट। टेलीकॉम में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ एयरटेल की बात करूंगा। भारतीय एयरटेल का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से ऊपर गया है। जो सीमेंट में पिछले 1.5-2 साल में हो रहा है, टेलीकॉम में पिछले 4-5 साल से हो रहा था, वो है कंसोलिडेशन। और आई थिंक भारतीय एयरटेल इज अ क्लियर कट विनर इन दी टेलीकॉम सेक्टर। इनके जो रिजल्ट्स आए काफ़ी फोर्ड रिजल्ट्स थे, 25% प्लस सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ दिया है इस कंपनी ने। प्लस इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 210 से 250 आया, तो वैल्यू ग्रोथ मिल रहा है इस कंपनी को, बहुत सही चल रहा है एक तरह से एयरटेल, भारतीय एयरटेल का। आई मीन दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ play for people who are looking at 10-12 kind of percent returns, right? Consumer discretionary, again, एक selective bottom-up approach लेना पड़ेगा. There are multiple sectors over here, luggage, hospitality, hotels. One could have a bottom-up approach over here. बहुत सारे stocks हमने हमारे channel पे discuss किए. One could go through these stocks, right? Then the next thing is oil and gas. So this would be a completely news flow-driven sector, right? So there are two things which could take the prices of oil higher. एक तो रशिया के ऊपर अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाते हैं तो रशिया का जो ऑयल है वो महंगा हो जाता है, सबके लिए महंगा हो जाता है, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, टर्की के लिए, सबके लिए महंगा हो जाता है। और फिर वो ऑयल जो है वो मार्केट में नहीं आएगा, जिसके वजह से सप्लाई क्रंच होगा, और एक तरह से स्टॉक जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब भी सप्लाई क्रंच हो जाता है, एंड क्रूड ऑयल का स्टॉक प्राइस बार बार बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल का जब प्राइस ऊपर जाता है, $68 पे ट्रेड कर रहा है, लेट्स से 75 या $80 हो जाता है, so there are exploration companies like ONGC and Oil India which benefit out of it, right? तो एक तरह से जब price of crude goes up, ONGC and Oil India type of exploratory refinery companies benefit out of it, right? But अगर समझो ओपेक का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, राइट, और लेट्स से यूएस में रिसेशन आ गया या स्लो डाउन आ गया क्योंकि डिमांड नहीं है, तो एक तरह से कंप्रेशन दिखेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनीज लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दे बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि जो इनपुट प्राइस है उनके रॉ मटेरियल का वो गिर जाता है, राइट। तो ये कंप्लीटली एक न्यूज़ फ्लो ड्रिवन अप्रोच है। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म में बहुत कॉन्ट्रेरियन हो सकता है चीज़ें, राइट। आप सोच के चल रहे हो कि सैंक्शंस लग जाएंगे, और अगर नहीं लगे तो फिर चीज़ें कुछ और हो सकती है। तो वन शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्ट्रैटेजी विच वन हैज़, स्पेशली जब जियोपॉलिटिक्स इतना फ्रेजाइल है, इतना मर्क्यूरियल है, तो न्यूज़ फ्लो ड्रिवन ट्रेड हो सकता है ये, राइट। तो नॉर्मली जब भी आप कमोडिटीज़ की बात करते हो, वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज इसकी आपको ईटीएफ खरीद लो। द सेकंड वे इज यू लुक एट स्टॉक्स वेन यू कैन प्ले द कमोडिटी प्ले, राइट। जैसे ऑयल का मैंने बात किया कि यू कैन लुक एट आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी की क्या हो सकता है, न्यूज़ फ्लो क्या हो सकता है, एंड यू एलोकेट कैपिटल अकॉर्डिंगली, राइट। देन कम्स डिफेंस। आई थिंक डिफेंस के ऑर्डर बुक सबसे स्ट्रांग है सारे सेक्टर्स में से, एंड जो भी
मास्गाव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, HAL, जो भी कंपनीज है इनके ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है एंड दिस कुड बी अ गुड बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है डिफेंस, राइट। EPC कंपनीज में बहुत पैसा आया, EPC का बिजनेस मॉडल भी थोड़ा कमजोरी होता है, राइट। तो वन कुड स्टे अवे फ्रॉम EPC कंपनीज क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स इज पीक्ड आउट, राइट। 2021, 22, 23 में गवर्नमेंट केपेक्स वाज इंक्रीजिंग 25%, नाउ इट्स जस्ट इंक्रीजिंग 10%। तो एक तरह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट केपेक्स पीक आउट हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है, 10%, 15% ऐसा टाइप्स बन सकता है, बट वन could there are other sectors or other companies one could look at, right? रियल एस्टेट में मुझे एक क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है कि जो भी प्रीमियम सेगमेंट के जो भी फ्लैट्स एक तरह से बना रहे हैं बिल्डर्स, दोज पीपल आर getting a lot of value growth, काफी premiumization हो रहा है। तो I think DLF is one company that one could look at, right? So before going ahead, guys, I just want to kind of inform that these are not stock recommendations. This is just level 1 research. आप जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, प्लीज अप्रोच योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर and consider this material, consider this content as level 1 educational content. I'm not a SEBI registered analyst and these are not stock recommendations for sure, right? Auto sector की अगर मैं बात करूंगा, I think the growth will be flattish and the growth is flattish for the next couple of years, 2-3% की growth है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है ऑटो में, right? IT could be a contrarian long term play। तो short term में देखोगे तो अमेरिकन इकोनॉमी में जो भी वहाँ से जॉब डेटा निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की बात की जा रही है। तो Q2 के रिजल्ट्स आए वेर इन दी year on year growth, GDP growth was around 3%, right? But if you take the H1 growth, पहले 6 महीने का growth देखोगे, it is 1.5%. तो this is like lesser than what they had clocked the previous year H1 data. I think 2.5 last year clock किया था, 1.5 इस साल clock किया है, right? And जॉब डेटा में भी बहुत रिविजन्स दिखे, मई और जून के जॉब डेटाज में, अप्रैल और मई के जॉब डेटाज में डाउनवर्ड रिविजन्स दिखे। जून का जॉब डेटा वाज वेरी पुअर, तो वहाँ पे कहा गया था कि 1,10,000 जॉब्स लोगों को मिलेंगे, बट करीबन सिर्फ 70,000 जॉब्स मिले। तो कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि यूएस इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है, और अगर यूएस इकोनॉमी शॉर्ट टर्म एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ेगा तो दो चीज़ें होगी, एक तो आईटी कंपनीज के थोड़े अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और दूसरा जो वहाँ का फेड है वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट्स काटेगा इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, राइट। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हुई। लॉन्ग टर्म तो एआई का जो नैरेटिव है वो सब हर किसी को पता है, बट वी नीड टू लुक एट कंपनीज लाइक कोफोस्ट, परसिस्टेंट, नॉट द लार्ज कैप आईटी कंपनीज लाइक TCS एंड इन्फोसिस, बिकॉज ये छोटे कंपनीज, ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी क्लाइंट्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी सेक्टर के क्लाइंट्स होते हैं इनके, एंड इनका जो सेल्स ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ काफ़ी सही होता है। सो दिस इज द फाइनल स्लाइड। टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर्स काफ़ी एविडेंट है, टेक्सटाइल्स इंपैक्ट पड़ेंगे, तो द कंपनीज लाइक KPR, गोकुलदास, वेल्सपिन कुड बी इंपैक्टेड, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंपैक्ट हो सकती है। एग्रो के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, अवंती, एपेक्स, LT फूड्स मोर देन KRBL। LT फूड्स के काफ़ी एक्सपोर्ट्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। बासमती राइस एक्सपोर्ट करती है, राइट। ऑटो एंसिलरी, संवर्धना, सोना BLW, भारत फोर्ज could be impacted as well, and other companies in the auto ancillary space. Greenply, Century थोड़ा एक्सपोर्ट्स करते हैं, फर्नीचर जो बनाते हैं उसके जो वुड एक्सपोर्ट करते हैं, प्लाईवुड कंपनीज है ये। एंड केमिकल्स में नवीन, आरती, दीपक could be impacted. So this was a brief about the sectoral review, guys. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.